नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे मिशन कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि बजट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि देश की अगली ग्रोथ सिर्फ सड़कों, पुलों, फैक्ट्रियों यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि कैमरा, कंटेंट और क्रिएटिविटी से भी आएगी। सरकार ने बजट में कंटेंट क्रिएशन लैब्स खोलने का एक बड़ा ऐलान करके युवाओं के टैलेंट को स्किल में बदलने और स्किल को कमाई में बदलने की एक ठोस नींव रखने की कोशिश की है। जहां अब तक स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी से देश बदल रहे थे, अब क्रिएटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स डिजिटल इंडिया की एक नई पहचान बनने जा रहे हैं। कंटेंट लैब्स, डिजिटल ट्रेनिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर बजट की ये घोषणाएं कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होंगी? क्या इससे वाकई में देश के जो टैलेंटेड नौजवान हैं उन्हें अपने शौक को रोजगार में बदलने का मौका मिलेगा? और जिस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात कही गई है, इन लैब्स में क्या होगा, कैसे काम करेगी और किस तरीके से ये कंटेंट क्रिएशन होगा और इससे एक नई तरह की ही इकोनॉमी बनेगी, इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और इसमें आपके लिए कितना बड़ा मौका है, इस पर भी बात होगी। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता और माइंडसेट कोच, इन्फ्लुएंसर और देश के जाने माने क्रिएटर हिमेश मदान। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो हिमेश, तो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो डिस्कवर हो गई इस देश के अंदर। करते थे लोग, लेकिन पैंडेमिक आया और उस दौरान फिर जिस लेवल पे कंटेंट क्रिएशन चला गया और फिर उसका जो मोनेटाइजेशन हुआ, तो एक पूरी कड़ी बनी, चेन बनी। और अब तो हम कंटेंट क्रिएटर या क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात करने लग गए। ऑरेंज इकोनॉमी भी उसके लिए एक टर्म आ गई है। अब ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है कि इतने कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाए जाएंगे, स्कूलों में शुरुआत होगी, कॉलेजेस में शुरुआत होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या वाकई में कंटेंट क्रिएशन एक फुल फ्लेज इकोनॉमिक सेक्टर जहां पर लोगों को पूरा पूरा रोजगार मिले, ऐसी जगह ले सकता है? जी, थैंक यू सो मच विपिन जी। मैं हूं तो एक माइंडसेट कोच, लेकिन जब भी मैं ट्रेनिंग्स देने जाता हूं ना, तो ये ऑडियंस में हमेशा एक ही सवाल होता है कि वीडियो कैसे बनानी है, कैमरा कैसे सेट करना है, एंगल क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी कितनी बड़ी नीड है, कितनी बड़ी नीड ऑलरेडी यूथ को है। मैं सेशन कर रहा हूं माइंडसेट पे, लेकिन सवाल आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन पे। तो इस नीड को मीट करना बहुत जरूरी है, वो ट्रांजिशन बहुत जरूरी है जहां पे हम लोगों को वो स्किल दे पाएं। और अगर हम बात करें कि इसके पीछे स्कोप कितना बड़ा हो सकता है, मोनेटाइजेशन कैसे हो सकती है, क्या एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो क्रिएशन सीखने के बाद कंटेंट क्रिएटर कई कई तरीके से कमा सकता है। पर क्योंकि हर किसी को कंटेंट बनाना है, हर कंपनी को बनाना है, प्रोफेशनल को बनाना है, डॉक्टर्स को भी कंटेंट बनाना है, तो उनको सपोर्ट टीम भी चाहिए। तो अगर कोई इसको एज अ स्किल सीखता है तो उसके पास सिर्फ रोजगार का जो मौका है वो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके नहीं है, बल्कि दूसरे जो क्रिएट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके भी है। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है। किसी को भी अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, उसको भी कंटेंट क्रिएट करना है। तो एक इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी बनी हुई है, क्रिएटर इकोनॉमी। उसके अंदर अगर लोग सीखना ही चाह रहे हैं, करना ही चाह रहे हैं, तो क्यों ना उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। इसलिए ये मूव मुझे बहुत अप्रिशिएटिव लगती है कि सरकार ने इसके बारे में सोचा। ये ट्रांजिशन जरूरी है कि हम डिग्री इकोनॉमी से स्किल इकोनॉमी की तरफ जाएं। ये बहुत अच्छी बात और एक अच्छी बात की तरफ आपने ध्यान मोड़ा कि जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन जाए या खुद का कंटेंट ही बनाए। वो ऐसे तमाम लोग, क्योंकि अब तो हर प्रोफेशनल्स या तमाम कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सब जगह वो कंटेंट बनना ही एक आम ट्रेंड हो गया है। तो उसे बनाने के लिए एक टीम भी तो चाहिए, उसे बनाने के लिए स्पेशलाइज लोग भी तो चाहिए, राइट? ज्योति मैम, तो बात ये कही जा रही है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, जिसकी स्थापना अभी हुई है, ज़्यादा वक्त नहीं बीता, उसके जरिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स, 500 कॉलेजेस में बाकायदा इसके कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। अब हिमेश ने एक आइडिया तो हमें दिया, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल स्कूल लेवल पे, हालांकि हायर स्कूल की बात कर रहे हैं, 16 साल के बच्चों से वो शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, एंड देन कॉलेजेस भी, वहां पर इसको एक फुल टाइम कोर्स बना के, या मे बी अब इसका फॉर्मेट क्या आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, हम अब बच्चों को या शुरू से नौजवानों में कंटेंट के प्रति अवेयरनेस तो लेकर आएंगे ही आएंगे, उनके लिए एक मौका भी बना देंगे कि भाई, जैसा इन्होंने कहा कि कई टीम्स की जरूरत होगी, सपोर्ट स्टाफ की जरूरत होगी, और वो अपने आप में एक हम रोजगार का नया सेक्टर के तौर पे देख सकते हैं। बिल्कुल, आजकल इंफॉर्मेशन एक्सपोज़र, मीडिया एक्सपोज़र
ये सब स्कूल्स में ऑलरेडी आ गया है। जब हम स्किल्स की बात करते हैं, तो हम छठी से बच्चों को इसकी तरफ पुश करना शुरू कर देते हैं। अभी कौशल बोध करके भी किताबें एनसीईआरटी ने निकाली हैं, जिसमें वेरियस प्रोजेक्ट्स को लेकर जो बच्चों को ट्रेन करना है, उसकी तरफ खिंचाव हो रहा है। और 6th, 7th, 8th में ही बच्चे जब मिडल स्कूल में होते हैं, तभी से बच्चों को थोड़ा-सा स्किल्स की तरफ पुश किया जा रहा है। और 9th-10th में, 11th-12th में जब बच्चे कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, तो वो सीधा स्किल्स की तरफ जा सकते हैं। हर बच्चे को एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को आईआईटी की तरफ, मेडिकल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे इसको स्किल को अच्छी तरीके से सीखेंगे, और जैसे कि अभी कहा गया कि अगर ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके साथ कैमरामैन की ज़रूरत है, उसके साथ एआई के ज़रूरत है, उसके साथ पूरे पैराफर्नालिया की ज़रूरत है। तो सभी लोग जब साथ में आएँगे, तो एक बहुत बढ़िया बच्चों के लिए भी विकल्प हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को हम लोग सिर्फ पुश करें कि आप हायर एजुकेशन में बीकॉम करिए या बीएससी करिए या आईआईटी की तरफ जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है सरकार की तरफ से। अभी पीछे हाल ही में सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हैकाथॉन भी किया था, जिसमें बच्चों को ये कहा गया कि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताइए, और आप एआई के प्रोजेक्ट्स लेके आइए, आप रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स लेके आइए। इसी तरीके से अगर हम कंटेंट को भी पुश करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वो ओरिजिनल कंटेंट बनाएँ और उसको पोस्ट करें लोगों के बेनिफिट के लिए और इकोनॉमी के लिए भी, तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। जब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, तो यूजुअली मैंने कई सारी पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, और थोड़ा मतलब लोगों ने उसको हल्के में या मजाकिया अंदाज में सब पोस्ट किया कि जो एफएम मैडम ने अनाउंस किया अब तो फिर घर घर में रील बनेगी, हर बच्चा, वो बहुत मतलब रील बनाना मतलब कंटेंट क्रिएशन समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपसे जब मैं समझना चाहूँगा कि जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात कहते हैं, उसके मायने क्या है? अपार्ट फ्रॉम रील, उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट है, दैट इज़ ट्रू, जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो उसके क्या मायने होते हैं? किस से मुझे बात पूछना कर है? रहे हैं सर? हाँ जी, ये हिमीश से सवाल था। जी जी जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विपिन जी आपने बोला है कि कंटेंट का मतलब सिर्फ लोगों के माइंड में जब मजाक उड़ाते हैं तो उनको लगता है वही एक दो रील्स के, बस कोई लिपसिंग कर रहा है या कोई गाने के ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो वही एक रील है, वही एक टैलेंट दिखाने का तरीका है। बल्कि कंटेंट बहुत डीप चीज है। और जैसे मैम ने अभी बोला कि अगर स्कूल के स्टूडेंट्स दूसरों के फायदे के लिए बनाए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ पढ़ा, आप एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है से जियो पॉलिटिक्स में, वो उसके बारे में पढ़ रहा है, वो अपना एक्सप्रेशन उस पर दे सकता है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, वो सिखाते हुए मैथ्स सीख सकता है। और कंटेंट सिर्फ वीडियो फॉर्म नहीं है, कुछ लिखना भी कंटेंट है। कंटेंट तो एक क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है। अगर मैंने कुछ लिखा है, उसको मैंने शूट किया है, मैं खुद वीडियो में नहीं आया, मैंने अपनी आवाज दी है, वो एक शायरी हो सकती है, वो पोएम हो सकती है, वो देश के लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, तो वो भी कंटेंट है। तो जनरली लोग जो कुछ नहीं कर सकते, वो एक ही चीज कर सकते हैं कि उसका मजाक बना दो। तो वो एक इंटेंशन आ जाती है कि क्रिएटर्स को इस तरह से डिफेम कर दिया जाए। बट अगर देखा जाए तो जो इम्पैक्ट, जो अवेयरनेस कंटेंट क्रिएट कर सकता है, जो उसकी पावर है, जो वो डिमोक्रेटाइज कर दिया है उसने इंफॉर्मेशन को, वो बहुत स्ट्रांग है। और स्कूल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, उनकी ग्रूमिंग होती है, वो फेस करना जानते हैं कैमरा। कितना बड़ा एक देश का प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर इस तरह की कंटेंट क्रिएशन लैब्स होंगी, वो फ्यूचर में चाहे कोई भी फील्ड में जाए, बट उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी जो क्रिएटिविटी, आर्टिकुलेशन है, ये जिंदगी भर काम आएगी। राइट, मैं और आपसे इसके बारे में बात करूंगा ज्योति मैम। लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभी हमें ये भी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन है वो थोड़ी एक नेचुरल टाइप की टैलेंट है। मतलब ठीक है, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट इन दिनों आता है और आई थिंक हम सभी कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि ये ओपन फील्ड है, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, तो इसमें फ्लक्स भी बहुत बड़ा आता है। अब उसकी क्वालिटी पे भी सवाल उठेगा, अब उसकी क्वांटिटी पे, जितनी क्वांटिटी आएगी लेकिन वहाँ क्वालिटी का क्वेश्चन हमेशा रहेगा। तो हम कैसे उसे इंश्योर करेंगे जब स्कूल लेवल पर हम ये चीज़ें सिखा रहे होंगे कि भाई एक बने, सब कोई बनाए, अच्छी बात है, लेकिन वो एक बहुत क्वालिटी स्टफ हो, वो ऐसा स्टफ ना हो। क्योंकि आप देखें कि सरकार ने
एक तरफ तो ये कहा है कि हम इसके लिए इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो जस्ट बजट से पहले आया था वो इस बात की चिंता भी जताता है कि हमारे यंगस्टर्स को या इनफैक्ट एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को इन इटसेल्फ सोशल मीडिया बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, तो उसमें 4 कॉम्पिटेंसीज़ को बताया गया है, जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी है। ये चारों ही चीज़ें एड्रेस हो रही हैं यहाँ पे, जहाँ पर बच्चा कम्युनिकेट करना भी सीखेगा, उसे सीख तो लिया, बट उसको कैसे वो रियल लाइफ़ सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहा है। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी भी नज़र आती है बच्चे की, अगर उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया और लोगों के सामने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले आया, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हो जाती है और अकेले तो कोई काम होगा नहीं, कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। तो ये जब बच्चे कंटेंट क्रिएट करेंगे या जब वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो स्कूल्स उन बच्चों को जो बाकी सब्जेक्ट्स वो सीख रहे हैं, उसमें भी उनका असेसमेंट हो जाएगा। तो बच्चे मतलब रियल लाइफ से जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें इसको जोड़ के देखें तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब बच्चे जो हैं कुछ भी करेंगे तो वो मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करेंगे। घर पे उनके पेरेंट्स होंगे और स्कूल में उनके टीचर्स होंगे और लैबोरेटरीज़ में जब वो काम करेंगे, तो ज़ाहिर है इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि वहाँ पे फायरवॉल्स हो, जो उनके एज एप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, वही उनको मिल पाएँ। इसके साथ-साथ मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, हमने कोविड टाइम में 100 से ज़्यादा ग्राफ़िक नॉवेल्स बनाए थे और ये ग्राफ़िक नॉवेल्स बच्चों की टीम ने, टीचर्स की टीम ने मिलके जो कि फ़िज़िक्स के, मैथ्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे, उनको हमने कॉमिक के तौर पे तैयार किया था ताकि बच्चे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से उसको सीख सकें। एनसीईआरटी ने इन 100 से ज़्यादा नॉवेल्स को वेट किया था और दीक्षा के प्लेटफ़ॉर्म पे हमने इन नॉवेल्स को डाला था। ये सारी क्रिएटिविटी बच्चों की थी, स्टोरी बोर्ड भी बच्चों ने क्रिएट किए थे, कैरेक्टर्स तक उन्होंने ड्रॉ आउट किए थे और उनको नाम भी दिए थे और सारा क्रिएटिविटी का काम हुआ था। वो इतने हिट हुए कि देश भर के बच्चों ने उन नॉवेल से इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैथमेटिक्स का के डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से सीखा। तो बच्चे अगर उनको हम टास्क देंगे, उनको हम टारगेट्स देंगे, उनको हम फ्रीडम देंगे, तो रियल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको आइडेंटिफाई करके ये लोग सॉल्यूशंस उसका ज़रूर बनाएँगे। तो एक करेक्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी और जब एक पूरा इकोसिस्टम बनता हुआ नज़र आएगा तो शायद मेरे सवाल का जवाब उसी में है कि जब चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से शुरुआत से चलेंगी, बच्चों के लेवल से ऊपर तक होती हुई आएंगी, तो फिर वो क्वालिटी और जिस कंटेंट की हमें चिंता है वो अपने आप क्लीन चीज़ें आती जाएंगी और सिस्टम में वही आखिर में रहेगा जो बढ़िया है। वेल, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद चूंकि कंटेंट के साथ यहाँ वीडियोस, गेमिंग, एनिमेशन सबकी बात कही गई है बजट में और कितना बड़ा स्कोप आने वाले वक्त में इसका लगता है, और ऑरेंज इकोनॉमी नाम का एक टर्म भी आया है, समझेंगे उसको भी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है मिशन कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि बजट में कंटेंट क्रिएशन लैब्स और इस तरह से जुड़े हुए कई बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं जिससे हमारी कंटेंट इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कही गई है। मैंने कहा जैसे ऑरेंज इकोनॉमी की टर्म भी आई है। वेल, ज्योति मैम और हिमीश से हमारी बातचीत चल रही थी, तो अच्छा हिमीश, यहाँ पर एक AVCG दैट इज एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स, इसकी बात कही गई है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारा काम करने की कोशिश या कहा गया है, अनाउंसमेंट हुए हैं। तो कंटेंट क्रिएशन तो एक मोटा टर्म हो गया, उसमें एनिमेशन, ग्राफिक्स, गेमिंग, क्या ये सभी उसके पार्ट हैं और कितना बड़ा स्कोप है इन सारी चीज़ों में? जी, स्कोप फॉर श्योर बढ़ रहा है और मैं कई बार ये मजाक करता हूं कि पहले एक पेरेंट्स का सवाल होता था कि डॉक्टर या इंजीनियर, और 10 साल बाद ये सवाल बदल जाएगा कि बेटा AI या गेमिंग या कंटेंट। तो वो वाली चीज अब नजर आनी शुरू हो गई है। जरूरी बहुत है, स्कोप बहुत है। स्कोप इसलिए है क्योंकि ग्लोबल डिमांड को हम मीट कर सकते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेंथ है कि हमारे पास टैलेंट है, और अगर वो टैलेंट को हम ट्रेन कर देते हैं तो हम एक वर्कफोर्स रेडी कर लेते हैं जो
यूरोपियन कंट्रीज या फिर हॉलीवुड, ये सबको नीड है, लेकिन उनकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज हमारे यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिल जाते हैं उनको। तो अगर हम एआई की तरफ से या फिर एनिमेशन की तरफ से, गेमिंग, इन चीजों में अगर हमारी वर्कफोर्स, हमारा टैलेंट ट्रेन हो जाता है तो ग्लोबल स्कोप है हमारे पास, सिर्फ इंडिया का नहीं। लेकिन यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने, हम सिर्फ जॉब्स कर ना रहे हों, सिर्फ उनको सॉल्यूशंस ना दे रहे हों, हम इनोवेट भी करें, हमारे अपनी गेमिंग आईपीज भी बने, हमारे अपने कैरेक्टर्स फेमस हो। जैसे हम बाहर के कैरेक्टर्स को, हल्क हो या आयरन मैन हो, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे भी मुझे लगता है कि इंडियन कैरेक्टर्स बाहर आने चाहिए, और ये पोटेंशियल हमारे पास है अगर टैलेंट को ट्रेन किया जाए तो। तो राइट, ज्योति मैम, क्या माने कि इसको पहली बार एक तरह से हमने क्रिएटिव टैलेंट को, अक्सर क्रिएटिविटी कई लोगों के अंदर होती है बच्चों में खास तौर पे, लेकिन फिर वो सिर्फ ड्राइंग बनाने या छोटी मोटी चीज़ें करने तक रह के ख़त्म हो जाती है, एंड एट द एंड वही जैसा अभी हिमेश भी कह रहे थे कि या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या किसी टिपिकल एक प्रोफेशन में जाएं। लेकिन दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब बच्चों की जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है, चाहे वो सिर्फ एक छोटी से छोटी कोई एक ड्राइंग बनाने तक ही क्यों ना हो, उस तरह के स्किल सेट को भी अब हम एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे इसके साथ। बिल्कुल, यही एक थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। अगर हम यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट पे जाते हैं, तो तकरीबन 14,000 जो बच्चे हैं, उन्होंने, एडोलेसेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। तो वो जो है, हमें वापस उसकी तरफ पॉइंट करती है कि हम बच्चों को सिर्फ 1 या 2 प्रोफेशंस देते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग नहीं करते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में खेलते हैं, आज भी कहीं न कहीं पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले पढ़ लो, बाद में खेलना। उनको ये नहीं पता चलता कि बच्चा स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकता है। अगर बच्चा ड्राइंग में, स्केचिंग में बहुत अच्छा है, वो जैसे हिमेश जी ने बताया, वो कैरेक्टर स्केच कर सकता है। मेरे साथ एक बच्चा था, करीबन 7-8 साल पहले की बात है। वो उसमें स्केचिंग में बहुत अच्छा था। उसने अपनी स्केचेस को अपलोड करना शुरू किया, तो एक कंपनी थी, गेमिंग कंपनी थी, उसने उस बच्चे के साथ बात करके उसको हायर किया, और 14 साल के बच्चे को उन्होंने पे करना शुरू कर दिया, और वो जो स्केच बोलते थे, वो स्केच उनको बना के दे देता था। तो ये बात पता चलती है कि सिर्फ जो है, बच्चे मैथ्स को या साइंस को या कॉमर्स को ही क्यों पढ़ें? वो अगर आर्ट में अच्छे हैं, तो उनको आर्ट पढ़नी चाहिए, उनको उसको आगे लेके जाना चाहिए, और वो बच्चे प्रोफेशनली ज़्यादा अच्छा करेंगे बनस्पत उनके कि जो डिग्रीज़ लेके सिर्फ नौकरियाँ करने जाएँगे। ऐसे ही गेमिंग के जो बच्चे हैं, प्रोफेशनल गेमर्स भी होते हैं जिनको कि हायर किया जाता है, जो गेम्स खेलते हैं। उसके अलावा वो गेम्स बना सकते हैं, वो स्टोरी बोर्ड्स बना सकते हैं। कुछ बच्चे क्रिएटिव इतने होते हैं, वो लिखते इतना अच्छा है कि उनको उसके लिए एनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि शायद वो साइंस और मैथ्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो अब ये जो सभी बच्चे हैं जिनका कोई ना कोई टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी में अच्छे हैं, एनिमेशन में अच्छे हैं, ड्राइंग में अच्छे हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ करने का स्कोप होगा, और जब वो यंग होंगे तभी से वो ये चूज़ कर सकते हैं कि जो एक्चुअली हमारा पैशन है, क्या वो हमारा प्रोफेशन बन सकता है? जो मेरा टैलेंट है, क्या मैं उसी को लेके आगे बढ़ के, उसी में अपना करियर, उसी में अपना सब कुछ बना सकता हूँ या नहीं? तो बहुत बढ़िया मूव है, और बाहर के देशों में वो अभी भी इसी तरह से एनकरेज किया जाता है, जहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर या को-करिकुलर नहीं होता, और अभी जो नया एनसीएफ पाठ्यक्रम आया है, एनसीएफ एससी 2020, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि चाहे वो आर्ट है, विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है या स्पोर्ट्स है, ये सब करिकुलर एरियाज़ हैं। कुछ भी को-करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। हम अपना समय ये बिता देते हैं उनको कहने में कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को एनकरेज करें,
तो वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने जो ये एग्जाम्पल दिया ज्योति मैम, बच्चे का जो स्केचेस बनाता था और कैसे उसने अपलोड किया, फिर किसी ने देखा, ये बहुत इनकरेजिंग है। और ऐसे ही अब यही तो वो माध्यम बन रहा है जहां से बच्चों की जो एक डिफरेंट स्किल सेट है वो आ रही है और वो उन्हें पे भी कर रही हैं। हिमेश, एक अंत में थोड़ा अलग हटके सवाल है, लेकिन मुझे लगता है ये पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी बन चुकी है ऑलरेडी और अभी हम उसे और विस्तार देने की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे बजट में उसके लिए प्रावधान हो रहा है, लेकिन इसका सबका जो आधार है, जो पूरी कहानी जहां घूमती है, वो एक या दो ही प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ चल रहा है और वो भी हमारे देश के नहीं है। तो अगर हमारे पास इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतना सब कुछ है, इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी हम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्लेटफॉर्म भी अगर हमारे देश के होते तो बेहतर नहीं होता? इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल। मतलब हम इंस्पिरेशन हमेशा लेते आए हैं, बट इनोवेशन नहीं करते। लेकिन शायद ये ट्रांजिशन है, शायद हमारा देश अभी ट्रांजिशन में है। अब तक हमने इंस्पिरेशन ली है कि जो बाहर बना वो हमने बना दिया, बट शुरुआत शायद इंस्पिरेशन से ही होती है। शुरुआत ऐसे ही होती है कि वहां के प्लेटफॉर्म्स को यूज करो और कुछ करने की कोशिश करो। बट 100% अग्री करूंगा मैं इस चीज पे कि इनोवेशन की जरूरत है, लेकिन वो सेम प्लेटफॉर्म्स अगर हम बनाएंगे, आपने देखा जब भी हमने इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि अगर हम भी एक शॉर्ट फॉर्म का प्लेटफॉर्म बना दें या ट्विटर के जैसा प्लेटफॉर्म बना दें, तो वो नहीं चलते। हमें कुछ ना कुछ नया लाना होगा इस तरीके का कि लोग फील करेंगे कोई डिफरेंशिएटर कंट्री के प्लेटफॉर्म ने दिया है, जिस वजह से हम बाकी चीजों को छोड़ के इधर आए। सिर्फ इसलिए लोग मूव नहीं करते कि कुछ नया आया है, उनको उसके अंदर वो चाहिए कि उनको वो हैबिट तोड़े, जो उनकी हैबिट पड़ी हुई है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने हमें हैबिट के साथ इन्वॉल्व किया है, ना कि सिर्फ सर्विसेज दी हैं। तो वो हैबिट का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मुझे लगता है जरूर होना चाहिए। समय लगेगा, ट्रांजिशन के बाद हम एग्जीक्यूशन पे जरूर जाएंगे। राइट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कंटेंट क्रिएशन हब दुनिया में कहीं और मौजूद है और इसीलिए ये सारी कंपनियां यहाँ देखती हैं। उतना टैलेंट भी है, उतने क्रिएटिव लोग भी इस देश के अंदर। अब तो चैनलाइज हो जाएंगे जब एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ इस पे आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को सिखाएंगे, कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनेंगी और बहुत कुछ होगा। तो शायद अगर वो प्लेटफॉर्म भी हमारे अपने हों, हमारे स्टार्टअप्स लेके आए या जैसे भी आए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर बहुत शुक्रिया ज्योति मैम और हिमेश आपका। आई थिंक इस ऑरेंज इकोनॉमी, अब बहुत विस्तार से अलग से टर्म पे बात नहीं कर पाए, लेकिन यही ऑरेंज इकोनॉमी है जिसके लिए हमने बातचीत की। टर्म आ ही चुका है, अब इसमें हम और इनोवेशन हर साल आता हुआ देखेंगे और नए तरह का कंटेंट देखेंगे और बच्चों के लिए एक नई पूरी दुनिया खुलेगी उससे, और कमाई के और जो रोजगार के मौके हैं वो भी बनते हुए नजर आएंगे विद सम ग्रेटर क्रिएटिविटी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। आपने बजट सुना, अब उसके असर को समझिए सीधे उनसे जो हैं इस बजट की शिल्पकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट के बाद पहला इंटरव्यू एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ। न्यूज 18 नेटवर्क एक्सक्लूसिव आज रात 8 बजे दी FM इंटरव्यू पूरे न्यूज 18 नेटवर्क पर।